हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य सूत्र। आज की ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम में आने वाली एसएसटी के ऊपर है, जिसमें से भी मैंने आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट उठाया है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के ऊपर 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं। आप चाहे तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है आपका ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये आप पूरी वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। कभी कभी तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी सीटेट के पेपर में आए हुए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। दूसरा है मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तीसरा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। चौथा है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। तो आप आंसर गैस कीजिए, मैं आपको सही आंसर आगे बताऊंगी। तो यहाँ से हम सोलर सिस्टम को पहले समझते हैं। देखिए सोलर सिस्टम में क्या है, हमारा सोलर सिस्टम जो है कुछ इस प्रकार है कि बीच में हमारा सूर्य है, बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो भी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में। तो सबसे पास जो सूर्य के पास जो ग्रह है वो है आपका बुध। बुध की एक एक करके मैं ये सबकी क्वालिटी बताऊंगी। तो पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, ये सूर्य के सबसे पास स्थित है और यहाँ पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का अभाव होता है। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को हम वीनस कहते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आता है कि हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। यहाँ पर वायुमंडल आपका उपस्थित होता है। ये पृथ्वी की बहन चमकीला ग्रह सुबह या सांझ का तारा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह कहलाता है, तो वो शुक्र है। या चमकीला ग्रह या सांझ का तारा या सुबह का तारा या शाम का तारा या भोर का तारा, उन सभी का आंसर आपका शुक्र ही होगा। रंग की बात करें इन दोनों की, मैं पहले रंग की बात करती हूँ। तो बुध का रंग जो है वो आपका सावला भूरा होता है, वहीं शुक्र का ग्रह जो है स्लेटी काला होता है। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ समझिए कि बुध जो है वो आपका 88 दिन में आपके सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ये सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। ये आकार में 5वें स्थान पर आती है। रंग की बात करें तो ये नीली हरी दिखाई देती है। इसका उपग्रह 1 है और ये सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात समझिए, शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा ईस्ट टू वेस्ट से करता है, वहीं पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा वेस्ट टू ईस्ट से करता है। अर्थात शुक्र ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो पूरब से पश्चिम की ओर करता है, वहीं पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। मंगल का नामकरण जो है रोमन योद्धा के नाम पर किया गया है। पृथ्वी के अलावा यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ निक्स ओलंपिया है, ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। रंग की बात करें तो ये लाल तांबे जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज़्यादा है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस व डीमोस। डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा जो है 687 दिन में पूरा करता है। अगला ग्रह है हमारा शनि। तो शनि की बात करें हम तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। दूसरा, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। हालांकि वलय जो है वो आपके बृहस्पति और यूरेनस के भी चारों ओर पाए जाते हैं, किंतु सबसे स्पष्ट रूप से शनि के वलय दिखाई देती हैं। आगे मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ।
फिर उसके बाद हम और ग्रह की पूरी डिटेल में आपको दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका तीसरा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि गैसीय ग्रह कहलाता है। मैंने आपको भी बताया कि आउटर ग्रह जो हैं या आउटर प्लैनेट जो हैं वो आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हैं। आगे आप यहाँ मैंने ये डिटेल दी हुई है, आप ये चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है, अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि प्लूटो को कब ग्रह के दर्जे से हटा दिया, तो वो अगस्त 2006 में है। ग्रह का हम क्रम देखेंगे, पहले देखते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में। ये मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था अभी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके सभी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में हैं। वहीं द्रव्यमान में बात करें तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति होता है, फिर शनि, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और अन्य प्रकाशमान पिंड जो होते हैं वो आपके आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तारे आपके स्वयं प्रकाश व ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले पिंड को कहते हैं। तारामंडल जो है वो तारों के समूह की निश्चित आकृति को कहते हैं। मंदाकिनी या गैलेक्सी जो है वो कई तारामंडलों का एक समूह होता है। यूनिवर्स या ब्रह्मांड की बात करें तो कई मंदाकिनियों के समूह को हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। इन शॉर्ट हम बात करें तो यूनिवर्स जो है वो आपका कई मंदाकिनी और गैलेक्सियों से मिलकर बना होता है। वहीं एक गैलेक्सी जो है वो आपकी कई तारामंडल और तारामंडल से मिलकर बना होता है। वहीं एक तारामंडल जो है वो कई सौरमंडल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी मंदाकिनी का नाम जो है वो गैलेक्सी और मिल्की वे या आकाश गंगा है। आगे हम बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिग बियर को अर्सा मेजर, ग्रेट बियर भी कहते हैं। इसका अर्थ, यहाँ अर्थ होना चाहिए, इसका अर्थ बड़ा भालू होता है। हिंदी में इसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। इसके बारे में और देखते हैं, यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे 7 तारों के समूह में रूप में देखा जाता है। इसमें 4 तारे जो है चौकोर और 3 तिरछी रेखा में होते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, शनि, बृहस्पति, अरुण ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है वो आपके गैसीय ग्रह हैं। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। शनि, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3 ग्रह जो हैं वो आपके आउटर प्लैनेट वाले, ये देखिए शनि, बृहस्पति, अरुण के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बुध ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चौथा ऑप्शन है आपका, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप आंसर गैस कीजिए। तो यहाँ हम अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, ध्रुवों पर चपटी है, पूर्णतः गोल नहीं है, बीच में उभार है। पृथ्वी जो ध्रुवों पर चपटी है, पूर्णतः गोल नहीं है, बीच में उभार है। इस आकृति को हम भू आकृति कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको नीचे बाद में दिखाऊंगी। अगला पॉइंट है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति है जिसके कारण इस पर जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 झुकी है, जिसके कारण सतह से कक्षीय सतह से वो 66.5 का कोण बनाती है। अब देखिए मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वी की काल्पनिक अक्षीय रेखा। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वी की काल्पनिक कक्षीय समतल रेखा। तो अब यहाँ से देखिए, ये काल्पनिक अक्षीय रेखा से पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। ये इसके साथ 23.5 का कोण बना रही है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। अब बात करते हैं, ये क्योंकि ये झुकी हुई है इस तरीके से, तो ये अपने कक्षीय समतल के साथ जो है 66.5 का कोण बनाती है। यही आपके प्रश्न में पूछ रहा था ऊपर। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन पृथ्वी के बारे में सही सत्य है। तो देखिए पहला दे रहा है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा, तो है ही नहीं, ये आंसर तो गलत। दूसरा देखिए पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा, ये भी गलत। रह बचे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में से अब हम सही आंसर को चूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो सही वाला है उसमें से दे रहा है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 का कोण बनाती है। तो यही आंसर आपका सही है, बाकी ये तो गलत है। 23.5 का तो वो अपने अक्षीय रेखा पर बनाती है, ना कि कक्षीय समतल से। तो आंसर है आपका तीसरा सही। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये देखिए सही टेट 2015 में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। सिंपल आंसर इसका यही है 23.5। ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 है, कक्षीय समतल से 66.5 है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये इस पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। देखिए पहला ऑप्शन है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। दूसरा है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। तीसरा है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। चौथा है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो मैंने आपको ऊपर शुरुआत में ही बताया था, पृथ्वी के देखिए पृथ्वी की जो है ध्रुवों पर चपटी हुई है, इसी कारण इसकी आकृति जो है वो भू आप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सौरमंडल समझाते वक्त ही बताया था कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वहीं शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति, व्रत। ये 4 पॉइंट आपको समझने चाहिए। पहले तो ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, कक्षीय समतल क्या होता है। अब बचे 3 पॉइंट जो मैं आपको अगले बताऊंगी। आंसर आप अपना गैस कीजिए। देखिए पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। पहली गति है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। अच्छा, घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति ये है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परतः भी चक्कर लगाती रहती है। ये अपनी अक्ष के परतः भी चक्कर लगाती रहती है, इसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे इसकी गति करने के परिणाम क्या होते हैं। तो परिणाम ये होते हैं कि इससे दिन रात होती हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 23 घंटे 56 मिनट होती है। नेक्स्ट देखिए, परिक्रमण जिसे रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है उस गति को हम परिक्रमण कहते हैं। ये दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल मार्ग पर चक्कर लगाती है। इस गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। इसका टाइम पीरियड 365 दिन व 6 घंटे होता है। चौथे वर्ष में ये 6 घंटे जो हैं वो 1 दिन की वृद्धि कर देते हैं, जिससे क्या है लीप ईयर या आदि वर्ष, जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, मैं इस फिगर के माध्यम से आपको दिन और रात समझाती हूँ। देखिए सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी के जिस भाग में पड़ती हैं वहाँ दिन होता है, और जिस भाग पर नहीं जा पाती हैं वहाँ रात होता है। और ये वृत्त जो आप देख रहे हैं ये काल्पनिक रेखा है। ये दर्शाता है पृथ्वी पर
दिन और रात को कि पृथ्वी के किस भाग में दिन और किस भाग पर रात है। आगे समझते हैं, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस पर आया हुआ भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी दिन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है। तो देखिए जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। दूसरा ऑप्शन ग्रीनविच का मानक समय। तीसरा ऑप्शन पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। चौथा ऑप्शन पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परतर भी घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होती हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रदीप्ति व्रत है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है 2014 में। तो प्रदीप्ति व्रत ऑप्शन 1 है आपका व्रत जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। सेकंड ऑप्शन है व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। थर्ड ऑप्शन है विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो इसका सही आंसर है सेकंड, सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऋतुएं किस निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। पहला ऑप्शन है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में अपने अक्ष का झुकाव होना। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आवामंडल। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए जो भी ऋतु परिवर्तन होते हैं वो आपके पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होते हैं। मैंने आपके ऊपर भी बताया था कि ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन जो है वो आपके परिक्रमण गति के कारण होती है। तो सूर्य का परिक्रमण और एक ही दिशा में अपने अक्ष का झुकाव होना, यही आंसर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये अब की बार ये सीटेट में कुछ इस प्रकार से दे दिया था कि ए और बी 2 स्टेटमेंट दे दी थी, उनमें से आपको सही आंसर चूज करना था। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कथन ए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी आपका कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। नीचे देखिए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प कुछ इस प्रकार है, ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। चौथा ऑप्शन आपका ए गलत है परंतु बी सही है। तो आप आंसर गैस कीजिए। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये अपने अक्ष पर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इसी घूर्णन के कारण ही इसका केवल एक भाग ही पृथ्वी पर दिखाई देता है। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो लेबिनिट्स है। इसकी लंबाई जो है वो 35,000 फीट है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को संयुक्त अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान। तो ऊपर का आपका उत्तर होगा ए एंड बी दोनों सही हैं, बी इसकी सही व्याख्या है ए की। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष में घूमने में समान समय लगता है। इसी कारण जो है इसका एक ही भाग दिखता है, यही इसका आंसर है। बाकी हमें अदर ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन देखिए सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं
और इस स्थिति में भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। अगला है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। लास्ट आपका ऑप्शन है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो आप अपना आंसर गैस कीजिए, मैं इसके बाद आपको बताऊंगी करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है। ये आपको याद रखना है, इसे उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। उपसौर अपसौर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विषुवत रेखा पर सदैव दिन व रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है। अगला देखिए, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रातें होती हैं। यहाँ जो मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है। वहीं 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए जब किरणें आपकी 21 जून कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उसे सूर्य का उत्तरायण, कर्क संक्रांति, उत्तर अयनांत, ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस कहते हैं। इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रातें जो है छोटी हो जाती हैं। मकर रेखा पर जब 22 दिसंबर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो सूर्य का दक्षिणायन, मकर संक्रांति, दक्षिण अयनांत, शीत अयनांत कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की छोटी हो जाती है। आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हम ग्रहण समझ लेते हैं। यह सूर्य ग्रहण की स्थिति। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या है, चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण में जो है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को होता है, वहीं चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा सूर्य रहेगा या सूर्य की स्थिति रहेगी। तो देखिए डी पॉइंट आप देख रहे हैं, डी पॉइंट आपका ध्रुव की तरफ है, जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ पर दिन जो है वो आपके 6 महीने तक रहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। चौथा ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। तो इसका आंसर है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा आपकी ऊपर होती है, बीच में आपका इक्वेटर या मध्य रेखा होती है, उसके नीचे आपकी मकर रेखा होती है। तो सूर्य की किरणें जो है वो इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में पड़ती रहती हैं, साल में एक बार सीधी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकेल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकेल एवं लोहे से। तो आप आंसर गैस। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया, भूपर्पटी, मेंटल, कोर। भूपर्पटी ऊपरी भाग को कहते हैं, मेंटल मध्य भाग को कहते हैं, सबसे आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। इसको पहले मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए यहाँ देखिए, सबसे बाहरी भाग को आप भूपर्पटी कहते हैं और
बीच के भाग को मेंटल कहते हैं। मेंटल को यहाँ दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। और सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। कोर को हिंदी में करोड़ भी कह देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो भागों में डिवाइड किया गया है करोड़ को, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब मैं आपको बताती हूँ इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिए, पहले इसकी मोटाई की बात करें तो महाद्वीप की सतह से जो भूपर्पट्टी की मोटाई होती है वो 70 किलोमीटर तक होती है। मध्य भाग मेंटल की मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। बाकी जो उस कोर की आपकी मोटाई जो होती है वो 5259 से 6371 किलोमीटर तक होती है। आगे हम बात करें, हल्के तत्व जो है भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं, जैसे सिलिका, एल्युमिनियम। इन्हीं के कारण इसको सियाल भी कहते हैं। वहीं मध्य भाग में आपके सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे सीमा कहते हैं। कोर में आपके निकेल और लोहा पाए जाते हैं, इसके कारण इसे निफे भी कहते हैं। अभी आपका क्वेश्चन था उसमें यही पूछा हुआ था। ये देखिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। सबसे आंतरिक परत जो है वो निकेल और लोहे से बनी होती है। इसका सही आंसर है निकेल एंड आयरन। यहाँ देखिए, इस फिगर के माध्यम से भी आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, सबसे आंतरिक भाग ये आपका आंतरिक कोर है, ये बाह्य कोर है, ये आपका मेंटल एरिया है और ये आपकी भूपर्पट्टी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो हमें पहले आंतरिक परत बतानी है, फिर साथ ही साथ बताते हुए हमें बाहर की परत भी बतानी है। तो देखिए, आंतरिक परत आपकी कोर होती है, मध्य परत आपकी मेंटल होती है और बाहर भूपर्पट्टी। अब यहाँ पे हम पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका है, ये अंदर का पार्ट है, ये कोर है। तो यहाँ कोर के ऑप्शन के बेसिस पर आप आंसर चूज करिए। तो देखिए, कोर के बस 2 ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी के ये तो आपके गलत हो ही गए। आगे देखिए, बाहरी कोर, ये भी आपका बाहरी कोर है, ये आपका मेंटल, फिर पर्पट्टी। तो यहाँ से देखिए आपका कौन सा आंसर सही है, तीसरा, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल, पर्पट्टी। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर। तो आप आंसर गैस कीजिए, मैं आपको आगे आंसर बताऊंगी। तो अब देखिए, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये है आपका उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है या आरंभ होता है, और अभिकेंद्र वो स्थान होता है जहाँ सबसे पहले भूकंप तरंगें पहुँचती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भूकंप की तरंगें कहाँ से आरंभ होती हैं, तो वो है आपका उद्गम केंद्र, और कहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं तो वो है आपका अधिकेंद्र। बाकी आप फिगर को और अच्छे से समझ भी सकते हैं। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में, ये देखिए, बाहर की ओर निकलती हुई, और ये प्लेट सीमा है। तो ऊपर का आंसर आपका मैं क्वेश्चन का बताती हूँ। तो ऊपर का आंसर होगा आपका, ये देखिए, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती है तो वो है उद्गम केंद्र या फोकस। तो हम भूकंप से रिलेटेड और फैक्ट्स जानते हैं। तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पी तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दूसरी हैं एस तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव्स। तीसरी हैं एल तरंगें, पृष्ठीय तरंगें, सरफेस वेव्स। पी तरंगे को प्राइमरी तरंगें भी कहते हैं या प्राथमिक तरंगें। एस तरंगे को सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, 26 जनवरी 2001 में भुज शहर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, रिएक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। अगर पूछता है कि 2001 में 26 जनवरी को कौन से शहर में भूकंप आया था, तो वो है भुज। अगला पॉइंट देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। आगे मैंने ये एक पॉइंट कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ अगर भूकंप की तीव्रता
इतनी इतनी होती है तो क्या होता है, तो अगर भूकंप की तीव्रता 2 या इससे कम होती है तो प्रभाव ना के बराबर होगा। अगर भूकंप की तीव्रता 5 हो तो वस्तु गिरने से क्षति हो सकती है। अगर भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है तो ये एक शक्तिशाली भूकंप है। अगर भूकंप की तीव्रता 7 या उससे अधिक होती है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं हैं? पृष्ठीय तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, पोताश्रय तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 तरंगें होती हैं, पी, एस एंड एल, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पृष्ठीय। तो ये आपका आंसर नहीं है, तो यही आंसर आपका करेक्ट है। पोताश्रय तरंगें भूकंपीय तरंगें नहीं हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने आपको ज्वालामुखी का भी चित्र दिया है। यहाँ इसके माध्यम से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस जो क्षेत्र को हम क्रेटर बोलते हैं। लावा निकलने से पहले जो लावा होता है वो आपका मैग्मा कहलाता है, मैग्मा कोष्ठ में रहता है। ये आपका मेंटल जो आपकी परत होती है वहाँ से निकल के आता है, ये भूपर्पटी है। जब लावा निकलता है तो उससे कुछ गैसें और राख भी निकलती हैं। आगे देखिए, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री में कावेरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा का मिलन स्थान। अगला ऑप्शन है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र। लास्ट ऑप्शन है, उत्तराखंड राज्य में गंगा की नदी का उद्गम। तो आप आंसर गैस कीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ से हम महाद्वीप के बारे में समझते हैं। तो हमारे 7 महाद्वीप हैं। एक है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। मैं इनके क्रम से अब नाम लेती हूँ। तो सबसे बड़ा है एशिया, उससे छोटा है अफ्रीका, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका, और उससे भी छोटा है आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें सब क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, तो वो है आपका एशिया। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ फिगर ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, या यूरोप को एशिया से अलग करता है। और यहाँ देखिए, एशिया में आपका हिमालय पर्वत और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी भी आती है, तिब्बत का पठार आता है। नेक्स्ट हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। यहाँ एटलस पर्वत है, और बाकी आप यहाँ विक्टोरिया झील भी है, कांगो नदी भी है। इधर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में हम यहाँ अमेजन नदी देखते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। क्वेश्चन अगर आता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या अपवाह में बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। लास्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो उसमें एक ऑप्शन दिया था एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो उसका आंसर था एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत है, मिसौरी और मिसिसिपी नदियां हैं। आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यहाँ आपकी मरे डार्लिंग नदियां हैं, ये मरे डार्लिंग नदियां हैं। आगे यहाँ अंटार्कटिका में आपके भारत द्वारा मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। इस पर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दक्षिण गंगोत्री है, ये इसका सही आंसर है आपका अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। यूराल पर्वत अलग करते हैं। फिगर के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया था कि यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो इसका आंसर है सेकंड, एशिया एंड यूरोप। तो यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर अब फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि इस पर काम करना चाहिए या नहीं।